गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इस वीडियो में 9 जून के करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे और इसे एमसीक्यू के थ्रू कवर किया जाएगा। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। जो फ्री मॉक टेस्ट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग को देख लीजिएगा। इसके अलावा जो नेटमॉक की एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपको वेरियस एमसीक्यूज जो है प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, उसको आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। साथ में ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, चाहे हम लक्ष्मीकांत एमसीक्यू के वीडियो को अपलोड करते हैं या फिर किसी और एमसीक्यूज को अपलोड करते हैं। अगर आपको मार्किंग स्कीम के बारे में पता है देन यू कैन मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। अदरवाइज हम ये मानते हैं यहाँ पे कि अगर 8 से 10 एमसीक्यूज ठीक होते हैं तो वो एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस होती है, 6 से ज़्यादा एमसीक्यूज ठीक होते हैं तो वो गुड परफॉर्मेंस होती है। और ये जो ब्रैकेट होते हैं, मतलब जहाँ पे आप मोर देन इक्वल टू 6 क्वेश्चंस को करेक्ट कर पा रहे हैं, इट मीन्स मोटा मोटा हम ये लेते हैं कि 60% से ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं, वहाँ पे प्रीलिम्स आपका निकल जाता है। नीचे के जो ब्रैकेट्स होते हैं हम इसे डेंजर जोन मानते हैं और आपका जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इस ऊपर के जो जोन है सेफ जोन, इसके अंदर आने का होना चाहिए। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिफरेंट पेयर्स दिए गए हैं, आपको उसको मैच करना है। तो पहला है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, और ये बता रखा है कि ये बांग्लादेश से एसोसिएट करती है। आईटीबीपी चाइना बॉर्डर से एसोसिएट करती है। सशस्त्र सीमा बल नेपाल बॉर्डर से एसोसिएट करती है। सोचिए क्या आंसर होगा कि किस बॉर्डर पे कौन सी सेना को हमने डेप्यूट किया हुआ है। इसका बैकग्राउंड भी देखेंगे कि क्यों ये क्वेश्चन बनाया गया, लेकिन पहले कौन सी सेना हमारी किस बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है, किस बॉर्डर पे तैनात रहती है, वो आपको पता होना चाहिए। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, इन सेनाओं के बारे में क्वेश्चन इसलिए बनाया गया क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अंतर्गत जो पैसा मिला है उसका 10% जो है हम उसको यूज़ करेंगे। कहाँ पर? बीएडीपी हैज़ बीन एलोकेटेड 784 करोड़ फॉर द प्रोजेक्ट्स एरिया। कौन से स्टेट्स के अंदर? इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर जो स्टेट्स आते, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, लद्दाख हो, सिक्किम हो, उत्तराखंड, जहाँ जहाँ पर भी चाइना बॉर्डर से टच करते हैं वहाँ पर 10% पैसा जो है इसका यूज़ किया जाएगा। बीएसएफ जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात रहती है। आईटीबीपी जो है वो चाइना बॉर्डर पे, एंड सशस्त्र सीमा बल जो है नेपाल बॉर्डर पे। तो तीनों जो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिए गए थे वो हमारे तीनों ही करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी एमएचए ने, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 10% जो डीपी का जो पैसा है उसको इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स जो कि चाइना बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है वहां पर एलोकेट करने की बात करी गई है, इसलिए हमने बीएडीपी के बारे में क्वेश्चन पूछा। इट वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो बीएडीपी जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया था। इट वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग 7th 5-year प्लान। 7वां जो हमारा पंचवर्षीय प्लान था उसके दौरान में इसको लॉन्च किया गया था। ये भी हो सकता है, सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो अभी रीएलोकेशन करने की बात करी गई थी 10%, वो किसने लिया ये डिसीजन? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तो लिया नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लिया। तो इसका मतलब ये लॉन्च किसने किया होगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। तो इट वॉज लॉन्च बाय एमएचए। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इससे कोई लेना देना नहीं है। सेकंड जो स्टेटमेंट है, क्या 7th 5-year प्लान के दौरान इसे इनिशिएट किया गया था? तो सेकंड स्टेटमेंट जो हमारी है वो बिल्कुल ठीक है। आंसर इस वजह से हो जाएगा हमारा बी। अब बात करते हैं बीएडीपी जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें कौन कौन से आप कह सकते हैं स्टेट्स जो है वो कवर होते हैं। बेसिकली वही स्टेट्स कवर होंगे जो कि बॉर्डर रीजन पे फॉल करते हैं, चाहे वो बॉर्डर हमारा बांग्लादेश से टच कर रहा हो, पाकिस्तान से टच कर रहा हो, चाइना से टच कर रहा हो या फिर नेपाल से टच कर रहा हो। तो ये वेरियस स्टेट्स जो इसके अंदर कवर होते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, गुजरात है, नागालैंड है, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ये सभी स्टेट्स जो हैं ये कवर करे हुए हैं बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इन एरियाज़ के डेवलपमेंट करने का जो पूरा जिम्मा होता है वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? 3 स्टेटमेंट दे रखी है, 1 by 1 देखेंगे। पहली कहती है एवरी 2 years द जनरल असेंबली इलेक्ट्स 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो हर 2 साल में जनरल असेंबली जो है 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को चूज करती है। देयर आर 20 नॉन परमानेंट मेंबर्स इन टोटल में 20 नॉन परमानेंट मेंबर्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 2 years। इन मेंबर्स को 2 साल के लिए चुना जाता है। तो सोचिए क्या आंसर होगा इसका। चलिए देखिए, ईच ईयर, पहली बात तो ये 2 साल में नहीं, जनरल असेंबली जो है 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो होती हैं पर साल में यहाँ पे इलेक्ट करती है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है क्योंकि 2 साल में नहीं, हर साल जो है ये 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं इनको इलेक्ट किया जाता है। टोटल में दे आर नॉट 20, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 5 साल में पहले, फिर 5 साल में दूसरे नॉन परमानेंट मेंबर्स को यहाँ पे चेंज कर दिया जाता है। दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 2 years। इसी वजह से कहा गया कि इन्हें 2 साल में इलेक्ट किया जाता है, 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है ताकि अपनी साइकिल पूरी कर लें। और 2 साल के बाद जो 10 के 10 मेंबर्स हैं वो 1 by 1 यहाँ पे 5-5 करके चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, पहली 2 गलत है क्योंकि नॉन परमानेंट मेंबर्स
टोटल में 10 होते हैं और हर साल 5 को चेंज किया जाता है। इसके अलावा ये मेंबर्स कहाँ कहाँ से आते हैं? 5 मेंबर्स जो होते हैं वो अफ्रीकन और एशियन कंट्री से आते हैं, एक मेंबर जो है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से आता है, 2 लैटिन अमेरिकन कैरिबियन कंट्री से आते हैं, एंड देन 2 जो बचे हुए हैं वो वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर कंट्री से आते हैं। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट ड्रोन्स? ड्रोन्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली क्या कहती है? फॉर ऑनिंग एंड यूजिंग अ ड्रोन वन हैज टू बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। तो किसी भी ड्रोन को ऑन करने के लिए, यूज करने के लिए 18 साल की उम्र होना जरूरी है, हो सकता है। सेकंड क्या कहती है? नो यूएएस। यूएएस क्या है? अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट सिस्टम शुड कैरी एनी पेलोड एक्सेप्ट एज परमिटेड बाय डीजीसीए। जब तक डीजीसीए परमिट नहीं करता, यूएएस जो है वो पेलोड को कैरी नहीं करते हैं। ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, रिसेंटली ड्रोन्स को लेकर कुछ रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करी गई थी, इसी वजह से पूरा आर्टिकल इसके ऊपर दिया गया था। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए, सेकंड स्टेटमेंट कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट है कि अगर आपको कैरी कुछ भी पेलोड कैरी करना है, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि सोच रही है कि आगे आने वाले टाइम में जो डिलीवरीज होती हैं, चाहे वो अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो, उसको हम ड्रोन्स के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ऑफकोर्स उनको पेलोड कैरी करना पड़ेगा और इस पेलोड के लिए उनको डीजीसीए की यहाँ पे अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं कि 18 साल की एज होना जरूरी है अगर आप किसी भी ड्रोन को परचेज करना चाहते हैं, ओन करना चाहते हैं, उसको यूज करना चाहते हैं। तो पहली स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा सी। एक बार देख लीजिए कितने टाइप्स के यहाँ पे ड्रोन्स होते हैं। तो नैनो होते हैं जो लेस देन और इक्वल टू 250 ग्राम्स होता है इनका वेट। फिर माइक्रो होते हैं जो 250 ग्राम से 2 kg तक होते हैं। फिर 2 से 5 kg वाले स्मॉल कहलाते हैं। मीडियम जो होते हैं 25 से 150 किलो वाले होते हैं। और अगर 150 किलो से ज़्यादा का कोई ड्रोन है तो वो लार्ज ड्रोन कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स करेक्ट है किसके बारे में? 163348 दैट इज 2002 NN4 अ नियर अर्थ एस्ट्रॉयड। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, वन बाय वन देखते हैं। पहली कहती है द एस्ट्रॉयड इज एस्टिमेटेड टू बी बिटवीन 250 टू 570 मीटर्स इन डायमीटर। तो इस पर्टिकुलर एस्ट्रॉयड का डायमीटर कितना है? 250 से 570। द एस्ट्रॉयड इज ए नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। तो ये एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है एंड क्लासिफाइड एज पोटेंशियली नॉन हैजार्डस एस्ट्रॉयड। तो ये जो है इसको कैसे क्लासिफाई किया गया? PHA दैट इज पोटेंशियली नॉन हैजार्डस एस्ट्रॉयड की तरह इसे क्लासिफाई किया गया। इट वॉज डिस्कवर्ड इन जुलाई 2002 में इसे फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो एस्ट्रॉयड के बारे में बताऊं तो यस इट इज नियर अर्थ ऑब्जेक्ट बट इट इज पोटेंशियली हैजार्डस। PHA का मतलब है पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉयड। तो ये नॉन हैजार्डस नहीं है, ये हैजार्डस है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत हो जाती है। डायमीटर की बात करें, इसके साइज की बात करें तो ये जो साइज है 250 से 570 मीटर्स का है। एंड पहली बार जो था इसे 2002 में डिस्कवर किया गया था। तब से इसके ऊपर नज़र बना के रखी हुई है कि कहीं ना कहीं ये अर्थ को तो प्रॉब्लम नहीं देगा, अर्थ को तो डैमेज नहीं करेगा कहीं से। तो यहाँ पे पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा सी। सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एस्ट्रॉयड के बारे में ही है। एस्ट्रॉयड को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, वन बाय वन इसको देखते हैं कि एस्ट्रॉयड होते ही क्या है बेसिकली। क्योंकि एस्ट्रॉयड न्यूज़पेपर में था तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से रिलेटेड भी इस पे क्वेश्चन बन सकता है, दैट्स वाई। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? एस्ट्रॉयड ऑर्बिट्स द अर्थ ओनली। तो एस्ट्रॉयड जो होते हैं वो अर्थ को ही ऑर्बिट करते हैं। सेकंड, दे टेंड टू हैव लॉन्गर एंड सर्कुलर ऑर्बिट्स। उनके जो ऑर्बिट्स होते हैं वो लंबे होते हैं और सर्कुलर इन शेप होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स एंड रॉक्स। वो किससे बने होते हैं? मेटल्स और रॉक से बने होते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, एस्ट्रॉयड जो बेल्ट होती है सबसे पहले तो आपको उसका पता होना चाहिए, वो मार्स और जुपिटर, इसको आप माइकल जैक्सन की तरह याद कर सकते हैं, एमजे के बीच में एस्ट्रॉयड की बेल्ट होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस 2 प्लैनेट्स के बीच में ये पर्टिकुलर बेल्ट जो है फॉल करती है। तो आपको पता होना चाहिए मार्स और जुपिटर के बीच में, माइकल जैक्सन के बीच में ये पर्टिकुलर एस्ट्रॉयड की जो बेल्ट है वो फॉल करती है। तो यहाँ पे जो हमारी स्टेटमेंट्स है उसको वन बाय वन देखते हैं कि इनकी बनावट किस तरीके की होती है। क्या ये मेटल्स और रॉक से बनते हैं? तो यस, तीसरी स्टेटमेंट हमारी ठीक है, मेटल्स और रॉक से बने होते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि इनकी जो ऑर्बिट होता है वो कैसा होता है, इनका जो ऑर्बिट होता है, पहले तो इनका जो रेंज होता है वो शॉर्टर होता है और इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। तो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता है, इलिप्स की शेप का होता है, तो सर्कुलर नहीं होता है। तो इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। एस्ट्रॉयड ऑर्बिट द अर्थ ओनली, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। काफ़ी सारी ऐसी बॉडीज होती हैं स्मॉल एंड लार्ज जिसको एस्ट्रॉयड जो ऑर्बिट करते हैं। इवन सन जो कि एक स्टार है उसको भी ये ऑर्बिट करते हैं सोलर सिस्टम के अंदर। तो इसी वजह से पहली स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है कि ये सिर्फ पृथ्वी जो है उसको ही ऑर्बिट नहीं करते, सन और दूसरी बॉडीज को भी ये उनका भी चक्कर लगाते हैं। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट हमारी
करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। पूछा जा रहा है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL, जिसके ऊपर हम पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। जो EESL है ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है, हो सकता है। इट हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स सच एज उजाला, उन्नत ज्योति एंड अफोर्डेबल LED फॉर ऑल, स्मार्ट मीटर्स एटसेट्रा। तो जो उजाला प्रोग्राम है, स्मार्ट मीटर्स है, इसको इंप्लीमेंट करने में EESL का एक विशेष रोल है। थर्ड, इट इज वर्किंग टुवर्ड्स मेन स्ट्रीमिंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड इज इंप्लीमेंटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनर्जी एफिशिएंसी पोर्टफोलियो इन द कंट्री। तो ये क्या कर रही है, एनर्जी एफिशिएंसी को मेन स्ट्रीम करने की कोशिश कर रही है, और क्या कर रही है, ये इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनर्जी एफिशिएंसी पोर्टफोलियो हमारी कंट्री के अंदर। ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, रिसेंटली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने एक पार्टनरशिप करी है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ, और इसमें होगा क्या, इन्होंने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग। तो बिल्डिंग्स जो होंगी, बेसिकली जो ग्रीन बिल्डिंग्स की बात करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लाइट को यूज़ किया जाता है, और जब ज़रूरत होती है तभी ही हम जो ग्रीन रिसोर्सेज होते हैं हमने उसको यूज़ करके लाइट को जनरेट करते हैं। तो बिल्डिंग्स को ग्रीन बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक US की एक इंडिया की, काम कर रही हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है, और यहाँ पे जो उजाला प्रोग्राम है स्मार्ट मीटर्स, इसको इंप्लीमेंट करने में भी इसका विशेष रोल है। साथ में ही जो हमारी कंट्री है उसमें किस तरीके से आप पूरा जो एनर्जी एफिशिएंसी का प्रोग्राम है इंप्लीमेंट उसको करना चाहिए, उसके लिए भी ये काम कर रही है। तो तीनों स्टेटमेंट्स ठीक हो जाती हैं, आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट सुंदरबंस। सुंदरबंस के ऊपर 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं। हुआ क्या है, रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ने हाईलाइट किया था कि 28% सुंदरबन जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं। किस वजह से, साइक्लोन एम्फान की वजह से, ठीक है। और इसी वजह से ये कहा गया कि एक ड्राइव चलानी चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो मैनग्रोव्स हैं उसका प्लांटेशन कर सकें। तो इससे प्लांटेशन से क्या होगा, बेसिकली जो लोस्ट हमारे मैनग्रोव्स थे, जो 28% जो है साइक्लोन की वजह से हमने लूज कर दिए सुंदरबंस, उसको री एस्टैब्लिश किया जा सकेगा, एक तरीके से रेप्लेनिश किया जा सकेगा। और ये जो चीज़ कही गई थी, ये कही गई थी 5 जून, दैट इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे वाले दिन चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ने ये चीज़ कही। अब देखते हैं सुंदरबंस के बारे में, क्योंकि ये न्यूज़ में थे, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ओवर 60% ऑफ कंट्रीज टोटल मैनग्रोव फॉरेस्ट एरिया। तो हमारी कंट्री के अंदर जितना भी मैनग्रोव है उसका 60% कहाँ पर है, सुंदरबंस में, हो सकता है। इंडियन सुंदरबंस was recognized as यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1987। 1987 के अंदर इन्हें क्या दे दिया गया था, रिकग्नाइज किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो स्टेटस है। थर्ड, इट इज़ नॉमिनेटेड फॉर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन। तो ये नॉमिनेट करी गई है किस चीज़ के लिए, रामसर कन्वेंशन में जो आप वेटलैंड को चूज़ करते हैं उस चीज़ के लिए, जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की मानी जाती है। तो उसके अंदर इनका अभी रिसेंटली नॉमिनेशन हुआ है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए सुंदरबन डेल्टा जो है ना, ये ओनली मैनग्रोव फॉरेस्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे टाइगर्स मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी प्रिजर्वेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है। वर्ल्ड वाइड फंड जो है वो भी पार्टनरशिप कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम प्रोटेक्ट कर सके सुंदरबंस को। 2019 में ही ये दोनों जो एक हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ बंगाल है और साथ में WWF है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इन्होंने हाथ मिलाया था ताकि प्रोटेक्शन किया जा सके। अब बात करते हैं कि क्या ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए नॉमिनेट हुई है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेटस इसको मिल चुका है, नॉमिनेशन का सवाल ही नहीं उठता है। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ऑलरेडी ये रामसर कन्वेंशन के अंदर इसको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो है वो दर्जा दिया जा चुका है। अब बात करते हैं क्या इसे रिकग्नाइज किया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। तो ये बिल्कुल सही है, 1987 में ये हो गया था। और 60% जो हमारे यहाँ पे मैनग्रोव मिलते हैं वो सुंदरबंस में ही मिलते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। 9th क्वेश्चन बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एरोसोल्स। एरोसोल्स के ऊपर 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, 1 बाय 1 देखते हैं उसको क्या कह रहा है ये। दे आर सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो एरोसोल्स होते हैं ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, हो सकता है। दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स, तो सॉलिड और लिक्विड दोनों का कॉम्बिनेशन ये हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। द ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेरिक एरोसोल इज ईदर नेचुरल और द रिजल्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। तो एटमॉस्फेरिक जो एरोसोल होता है उसका ओरिजिन कैसे होता है, या तो नेचुरली हो सकता है या फिर एंथ्रोपोजेनिक, मतलब ह्यूमन जो एक्टिविटीज होती है उसकी वजह से हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। तो एरोसोल्स जो होते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, और सॉलिड और लिक्विड का ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इसी वजह से पहली और दूसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं कि क्या नेचुरल सोर्सेज जो हैं वो भी एरोसोल्स के होते हैं, देन एंथ्रोपोजेनिक देखेंगे। तो नेचुरल सोर्सेज ऑफ एरोसोल्स में क्या क्या होता है, इसमें सी सॉल्ट हो सकता है, जो कि वेव्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सी सॉल्ट को। साथ में जो मिनरल डस्ट ब्लोन होते हैं वो भी
एक इसका सोर्स बन जाता है जो कि सरफेस विंड से या फिर वोल्केनो से आप कह सकते हैं पैदा होते हैं। देन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है, एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स में होता है सल्फेट नाइट्रेट, देन इसके अलावा होता है कार्बोनेशियस एरोसोल्स, देन फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं उनका कंबशन, जो फॉसिल फ्यूल के जलने से आप कह सकते हैं कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स निकलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एरोसोल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो तीनों स्टेटमेंट है वो ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एरीज। एरीज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, एरीज की फुल फॉर्म क्या है वो भी बाद में देखेंगे, अदरवाइज आंसर करना क्वेश्चन का आपके लिए आसान हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट कहती है इट्स अ नॉन ऑटोनमस रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक ये नॉन ऑटोनमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सेकंड कहती है इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, रिसेंटली एरीज न्यूज में था, एरीज की फुल फॉर्म क्या है, एरीज स्टैंड्स फॉर आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। ठीक है, इसने क्या फाउंड किया है, इसने फाउंड किया है रेडियोएक्टिव फोर्सिंग ऑफ एरोसोल्स, एरोसोल्स की रेडिएटिव फोर्सेस को इसने फाउंड किया है। इस रेडिएटिव फोर्सिंग से ये भी पता चला है कि जो एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स होते हैं, मतलब जो ह्यूमन द्वारा प्रोड्यूस किए हुए एरोसोल्स होते हैं, उनका जो इम्पैक्ट होता है वो ज़्यादा है कहाँ पर, वेस्टर्न एंड हाई ट्रांस हिमालयंस। तो वेस्टर्न एंड हाई ट्रांस हिमालयंस के ऊपर, हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर जो भी ये आपके एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स होते हैं, इनका इंपैक्ट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अब हम स्टेटमेंट्स पे आते हैं। इसका बैकग्राउंड हमने देख लिया, एरीज जो है इसने एक डिस्कवरी करी थी, इसी वजह से न्यूज़ में था। क्या ये एक नॉन ऑटोनमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट्स एन ऑटोनमस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। दोनों स्टेटमेंट गलत होने की वजह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी। तो यहाँ पे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, एक बार देखते हैं कि विद इन 2 मिनट्स में हमने आज क्या क्या। तो सबसे पहले तो हमने देखा था कि कौन सी फोर्स कहाँ पर रहती है, बीएसएफ बांग्लादेश पाकिस्तान, आईटीबीपी चाइना, सशस्त्र सीमा बल नेपाल। इसके बाद हमने देखा था बीएडीबी के बारे में, 10% इसका पैसा जो है वो इंडिया चाइना बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाएगा। 7 5 प्लान स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। इसके बाद कौन कौन से स्टेट्स इसमें आते हैं वो भी मैंने देखा था आपको। देन इसके बाद हमने देखा था कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। जनरल असेंबली के बारे में देखा था, क्योंकि रिसेंटली हम कोशिश करें 2021 तक हमें परमानेंट सीट मिल जाए। अभी जो है नॉन परमानेंट तो मिल जाती है, लेकिन परमानेंट के लिए अभी भी हम ट्राई कर रहे हैं। ईच ईयर जनरल असेंबली जो है 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को चूज करती है, हर साल यही होता है। 10 टोटल नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं और यहाँ पे इनको 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। इसमें मेंबर्स कहाँ से आते हैं, अफ्रीकन जो आपका कॉन्टिनेंट है वहाँ से, और एशियन कंट्री से, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री से, उसका भी टोटल 10 बनता है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि ड्रोन्स के बारे में यहाँ पे 18 साल एज होनी चाहिए और डीजीसीए की परमिशन जरूरी है अगर आप उस पर कोई पेलोड लगाना चाहते हैं। फिर वेरियस कैटेगराइजेशन देखा था हमने ड्रोन्स का यहाँ पर। देन हमने ईस्ट एस्ट्रॉइड के बारे में देखा था। ये जो है एक पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉइड है जो कि जुलाई 2002 के अंदर डिस्कवर किया गया था। इसका जो हमने डायमीटर था वो भी 250 से 570 मीटर तक देखा था। इसके बाद हमने देखा था एस्ट्रॉइड के बारे में। ये जो है बेसिकली अर्थ, इसके अलावा जो सन है और जो दूसरी बॉडीज़ होती हैं, स्मॉल बॉडीज़, उसको ऑर्बिट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ को ही करते हैं। कहाँ पे होते हैं, MJ दैट इज मार्स और जुपिटर के बीच में इनकी बेल्ट पाई जाती है और दे टेंड टू हैव शॉर्टर एंड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, ये ध्यान रखिएगा। मेटल्स और रॉक्स के बने होते हैं, ये भी देखा था हमने। देन हमने EESL के बारे में देखा था। यूएसएड के साथ मिलकर ये जो बिल्डिंग्स हैं उसको ग्रीनर और एफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे इसके बारे में देखा था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है। उजाला हो, स्मार्ट मीटर हो, ये सब स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए EESL का रोल जो है वो कॉन्स्पिक्यूअस है। देन सुंदरबंस के बारे में देखा था। अभी रिसेंटली 5 जून को ही कहा गया कि 28% जो है यहाँ पे सुंदरबंस जो है वो डेवस्टेट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द साइक्लोन एम्फान। उसको रीस्टोर करने की बात करी गई है। 60% जो हमारी कंट्री के टोटल मैनग्रोव्स हैं वो कहाँ पे फॉल करते हैं, वो फॉल करते हैं सुंदरबंस के अंदर, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये स्टेटस दिया गया था 1987 के अंदर। ऑलरेडी रामसर कन्वेंशन के अंदर भी इसको इंक्लूड किया जा चुका है। देन हमने एरोसोल के बारे में देखा था। सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड लिक्विड का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, नेचुरल इसके कॉजेज होते हैं और साथ में एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज भी हो सकते हैं। फाइनली एरीज के बारे में देखा था, विच इज आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, जिसने रेडिएटिव ऑफ एरोसोल फोर्सेज के बारे में बात करी थी कि जो वेस्टर्न या फिर हायर एल्टीट्यूड जो होते हैं ट्रांस हिमालय के ऊपर, वहाँ पे इनका इंपैक्ट ज़्यादा होता है। इट इज़ एन ऑटोनमस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। जो नीचे मॉक टेस्ट है उसको आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा और मार्क्स जो है अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा जितना भी आपने स्कोर किया। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन द सेफ जोन। नीचे के ब्रैकेट्स में देन ऑफ कोर्स यू नीड टू वर्क हार्ड। करना क्या है, आपको नोट्स बनाइए, नोट्स को रिवाइज करिए एवरीडे बेसिस पे, अदरवाइज आप MCQs की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सेकंड चीज़ देखिए, मिस्टेक्स जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा, रोज़ आप 10 क्वेश्चन करेंगे, आपके 4 या 5 ठीक होंगे, 2 या 3 ठीक होंगे और वो स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे ना कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, उस गलती को पकड़ना बहुत ज़रूरी है।
अदरवाइज इंप्रूवमेंट नहीं होगा। आप 4-5 स्कोर करें तो उतना करते रहेंगे, 2-3 में भी यही होगा। लेकिन अगर एनालाइज करके गलती को पकड़ेंगे नहीं, उसे करेक्ट नहीं करेंगे, देन स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, एनालाइज ज़रूर करना है कि गलती हो कहाँ रही है। देन इसके बाद वेरियस जो आपके पास वीडियो सीरीज़ हैं उसको आप ट्राई कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।